अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कब ब्याही गई है, जस्सू के साथ ताल्लुकात से पहले या बाद में? मेरे सवाल के जवाब में शंकर ने बताया कि जब जस्सू कत्ल हुआ है, इससे एक आध दिन पहले की बात है। खान साहब, इस बात को छोड़ें। जो बात मैं मालूम करके आया हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने गांव की एक औरत से मालूम किया है और इस औरत के बारे में आप ना ही पूछें। ऐसी औरतें हर गांव में होती हैं। जो आज मेरे साथ, कल दूसरे के साथ, एक ऐसी ही औरत है वो, जिसको मैंने खोज पर लगाया। वो बहुत कुछ जानती थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसका कहना है कि जस्सू नंदा का रिश्ता चाहता था और उसने नंदा की मां महेश्वरी से बात की थी। इस दौरान उसने नंदा से भी ताल्लुक बना लिया। वो इसके डेरे पर भी आने लगी, लेकिन महेश्वरी खा गरीब औरत थी, लेकिन वो जस्सू को उसकी दौलत के बावजूद अच्छा आदमी ख्याल नहीं करती थी। उसने जस्सू को साफ कह दिया कि वो अपनी बीवी के होते हुए नंदा से शादी करना चाहता है। कल को इसे कोई और औरत फिर पसंद आ गई तो वो नंदा को छोड़कर उससे ब्याह कर लेगा, इसलिए वो इसे रिश्ता नहीं दे सकती। इस इनकार पर जस्सू के तो आग लग गई कि एक निचले घराने की औरत ने उसे जवाब दे दिया है। उसने शायद नंदा से भी बात की होगी, लेकिन शायद वो भी माँ की मर्जी के बगैर शादी पर तैयार नहीं थी, इसलिए उसने जस्सू के डेरे की तरफ जाना बंद कर दिया। महेश्वरी के इनकार पर जस्सू ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी कि वो उसे कत्ल कर देगा, उसकी लड़की को उठा लेगा। लेकिन महेश्वरी पता नहीं क्यों चुप थी, ना ही वो खौफजदा थी। मुझे एक दिन महेश्वरी कुएं पर मिल गई। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो फट पड़ी और रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि नंदा का बाप जिंदा होता तो ये बखेड़े ना होते। उसने बताया कि वो नंदा का रिश्तेदार सूबेदार के रिश्तेदारों में कर रही है नंदा का रिश्ता। वो तगड़े लोग हैं, नंदा इनमें ब्याही गई तो वो खुद ही इसकी हिफाजत कर लेंगे। इस मुलाकात के बाद काफ़ी दिन तक महेश्वरी नज़र नहीं आई, ना ही इसकी बेटी नंदा। इनके घर पर ताला लग गया। कोई 6-7 दिन बाद महेश्वरी फिर गांव में नजर आई। उसने अपना घर खोल लिया था और वहीं अकेले रह रही थी। मैंने घर खुला देखा तो उसके पास गई। मैंने पूछा कि नंदा कहाँ है, तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं इसकी शादी कर रही हूँ। मैंने इसे सूबेदार के रिश्तेदारों में ब्याह दिया है। वो अपने ससुराल में है। मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया है। अगर मिलना होगा तो मैं खुद जाकर उससे मिल लिया करूँगी। मेरा दामाद कहता है कि मैं वहीं पे उसके साथ रहने लग जाऊं। इतनी बड़ी हवेली में मुझे भी एक कमरा मिल जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपने इसी घर में रहूंगी जो सूबेदार ने खुद बनाया था। नंदा के ब्याह जाने की मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने महेश्वरी से कहा कि मैं इसके पास आती जाती रहूंगी, लेकिन फिर मुझे महेश्वरी से मिलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि चंद दिन बाद मैं उसके घर गई तो फिर ताला लगा हुआ था। मैंने समझा कि वो अपनी बेटी के पास चली गई होगी। वो दिन और आज का दिन उसके घर ताला ही लगा हुआ है। शंकर इस औरत की बात सुनकर कहने लगा, खान साहब, मुझे तो पक्का यकीन हो चला है कि जस्सू के कत्ल में इसी नंदा का चक्कर है। शंकर ने जो नई बात सुनाई थी, इसके बाद मुझे भी शक हो गया था कि इस मामले में नंदा वाला चक्कर है। मैंने शंकर से कहा कि मुझे नंदा के घर जाना होगा, ये देखने के लिए कि महेश्वरी वहाँ है कि नहीं। इसलिए तुम इस औरत से जिसने तुम्हें ये बातें बताई हैं, ये मालूम करो कि नंदा का घर है कहाँ। महेश्वरी ने ज़रूर इसे बताया होगा, वरना मुझे बताओ कि वो औरत कौन है, मैं खुद पूछ लूँगा। शंकर घबरा गया, कहने लगा कि आप रहने दें, मैं मालूम करके आता हूँ। 1.5-2 घंटे बाद शंकर वापस आ गया। वो नंदा के घर का पता मालूम करके आया था। हमने घोड़े लिए और शाम होने से पहले पहले सूबेदार के रिश्तेदारों की हवेली पहुंच गए। हमें महेश्वरी के दामाद का नाम मालूम नहीं था। जब हमने नंदा के बारे में पूछा तो एक आदमी गर्म होकर हमसे पूछने लगा कि हम कौन हैं और क्या बात है। नंदा मेरी बीवी है। हम उसे एक तरफ ले गए और अपना तारुफ कराया, जिस पर वो नरम पड़ गया। उसने बताया कि सिर्फ नंदा यहाँ है, उसकी माँ महेश्वरी काफ़ी दिनों से नहीं आई, बल्कि नंदा कह रही है कि उसने माँ से मिलना है। मैं इसे खुद किसी दिन लेकर आने वाला था। महेश्वरी की गुमशुदगी का सुनकर उसका दामाद परेशान हो गया। मैंने उसे कहा कि वो परेशान ना हो और ये बात अपनी बीवी को नहीं बताए। मैं खुद महेश्वरी को तलाश कर रहा हूँ और जब तक मैं ना कहूँ तुमने नंदा को नहीं बताना।
इसके बाद हम थाने वापस आ गए। रास्ते में मैंने शंकर से कहा कि जस्सू मारा गया है और महेश्वरी गायब है, अब तुम क्या कहते हो? शंकर कहने लगा कि चक्कर वाकई गंभीर है, मुझे जाने दें, मैं और खोज करता हूँ। आप मेरे साथ महेश्वरी के भाइयों के घर चलें। वो वहाँ ना हो। हम इसके घर चले गए, उनका घर भी बंद पड़ा था, महेश्वरी के भाई भी गायब थे। शंकर के जाने के बाद मैं भी घर जाने का सोच ही रहा था कि मुझे मोहर्रेर के कमरे से आदमियों के ऊंचा ऊंचा बातें करने की आवाज़ें आईं। मैंने एक सिपाही को आवाज़ दी कि जाओ देख कर आओ क्या बात है। वो मुझे आकर बताने लगा कि गांव के दो आदमी लड़ पड़े हैं। पहले इनके बच्चे आपस में लड़े हैं और बाद में ये खुद भी लड़ पड़े हैं। उन्होंने एक दूसरे को जख्म लगाए हैं, एक का सर फट गया है। वो यहाँ हमारे पास शिकायत करने आ रहा था कि दूसरा भी आ गया है, दोनों में से एक का बच्चा भी उसके साथ है। मैंने कहा कि दोनों को यहाँ लेकर आओ। दोनों आ गए तो मैंने उन्हें अच्छी तरह डांट डपट की कि बच्चों की लड़ाई में तुम भी बच्चे बन गए हो। जिस आदमी का सर फटा था वो दूसरे के बारे में कहने लगा कि इसे ज्यादती करने की आदत है, क्योंकि इसका बच्चा जसवंत के डेरे पर कभी काम करने चला जाता है, इस वजह से लोगों को जस्सू का रौब रहता है। आज जब हमारे बच्चे लड़ पड़े और मैंने इनकी ज्यादती की इससे शिकायत की तो इसने बजाय इंसाफ करने के मुझे और मेरे बच्चे को मारा है और उल्टा शिकायत करने यहाँ चला आया है। मैं भी आ गया कि सही बात बताऊं। सर फाड़ने वाले और उसके बच्चे की तरफ मैंने नज़र उठाई। अगर ये बच्चा जस्सू के डेरे पर जाता था तो इसे बहुत कुछ मालूम होगा। इस डेरे पर जो लोग आते थे वो बच्चों के सामने ऐसी बातें भी करते होंगे जो दूसरों के आगे नहीं करते। मैंने जिस आदमी का सर फटा था उसे कहा कि जाए दूसरे को और उसके बच्चे को वहाँ मैंने बिठा लिया। काफ़ी देर बिठाने के बाद जब मैंने अंदाज़ा किया कि वो आदमी अब उकता गया है और समझ रहा है कि मैं इसे ज़रूर सज़ा दूंगा, मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे से चंद बातें करना है, तुम घर जाओ, मैं इसे सिपाही के साथ घर भेज दूंगा। वो पहले तो हिचकिचाया, फिर चला गया। मैंने बच्चे को पुचकारा और उसका हौसला कायम किया कि मैं उसे मारूंगा नहीं। इसके बाद इससे पूछने लगा कि वो डेरे पर क्या करता है। मैं डेरे पर भैंसों को पानी और चारा देता हूँ और छोटे मोटे काम करता हूँ। 10-12 साल के इस लड़के का अंदाज बताता था कि वो काफ़ी कुछ देख चुका है, क्योंकि वो बड़े एतमाद के साथ बोल रहा था। क्या इस डेरे पर तुमने कभी कोई औरत देखी है? मेरा सवाल सुनकर वो चुप हो गया। मैंने इससे इधर उधर की काफ़ी बातें करके फिर वही बात पूछी तो वो फिर भी चुप ही रहा। शायद वो मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, जबकि मुझे इससे इसी सवाल का जवाब लेना था। मैंने इसे पुचकारा कि इसे कुछ नहीं होगा, अब जस्सू तो मर गया है और मैं भी इसे कुछ नहीं कहूँगा। लड़का मेरी तरफ देखता रहा जैसे इसे मेरी बात का यकीन करना चाहता हो। फिर जब इसे यकीन आ गया तो कहने लगा, वो सूबेदारनी की बात कर रहे हैं ना आप? कौन सी सूबेदारनी? वो जी, वो नंदा की माँ। वो एक दिन वहाँ आई थी और उसने जस्सू से कहा था कि जो करना है कर लो। इसके अगले दिन जस्सू ने मुझे नंदा के घर भेजा था कि महेश्वरी को बुला कर लाओ। मैं उसे बुला कर लाया था। डेरे पर जस्सू का और उसके साथ बहुत झगड़ा हुआ। वो दोनों झगड़ रहे थे और महेश्वरी कह रही थी कि नंदा पर तुम हाथ नहीं डाल सकते। मैं खड़ा होकर बातें सुनने लगा और जस्सू ने मुझे वहाँ से भगा दिया कि घर चले जाओ। मैं डरता हुआ घर आ गया। मैंने इनकी लड़ाई की बात घर भी नहीं बताई। सो मैं डेरे गया तो जस्सू ने मुझे फिर भगा दिया और कहा कि तुम घर जाकर खेलो, भैंसों को चारा देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद दे लेगा। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो छुट्टी मिल गई। इससे अगले दिन हम गांव के लड़के डेरे के आसपास खेलते रहे। जसवंत ने मुझे कहा था कि 1-2 दिन डेरे पर न आना, लेकिन मैं इस दिन छुट्टी मिलने पर भी खेलता हुआ वहां चला गया था। खेल के दौरान मैं डेरे पर चला गया क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई थी। बेरी के नीचे हमने घड़े रखे हुए हैं, वहाँ जो चारपाइयाँ बिछी हुई हैं वहाँ जसवंत के दोस्त जीतू और गामी बैठे हुए थे। जसवंत इनके पास टहल रहा था और वो हंस रहे थे। गामी जसवंत को कह रहा था कि तुमने सौदा अच्छा किया है, वो नहीं तो इसकी माँ को ले आओ। मुझे वहाँ देखकर जसवंत ने मुझे गाली दी कि मैं डेरे पर क्यों आया हूँ। मैंने कहा कि पानी पीना है, फिर चला जाता हूँ, और पानी पीकर दूसरे बच्चों के साथ गाँव भाग आया। रात को सोते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझे जसवंत डेरे पर क्यों नहीं जाने देता और गामी किसकी माँ की बात करके हंस रहा था। मुझे ख्याल आया कि सुबह जाकर देखूंगा। मैंने सुबह उठकर रोटी खाई, कुछ देर इंतजार किया और फिर डेरे की तरफ चला गया। डेरे से इधर मुझे बाजरे में छुप जाना पड़ा क्योंकि उधर से जसवंत घोड़ी लेकर कहीं जा रहा था। मैं खुश हुआ कि चलो अच्छा हो गया है, अब मैं डेरे पे चला जाऊंगा, मुझे देखेगा कोई नहीं।
मैं जब डेरे की बेरी के नीचे आया तो मुझे इसके साथ वाले कमरे से गामी की आवाज़ आई। वो पता नहीं किसके साथ बोल रहा था। मैंने उससे बचने के लिए इस कमरे की तरफ रुख किया जिसमें हम तूड़ी और दूसरा सामान रखते हैं। इसके दरवाजे की कुंडी उतरी हुई थी। मैं झट दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। कमरे में अंधेरा सा था। मैं आगे हुआ तो मुझे नजर आया कि चारपाई पर एक औरत लेटी हुई है। मैं इसे देखकर उल्टे पांव बाहर भागने वाला था कि उसने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। उसकी सरगोशी जैसी आवाज़ सी मुझे निकली तो पता चला कि वो चोरी चोरी मुझे बुला रही है। मैं जब उसके करीब गया तो ये तो सूबेदारनी थी। उसके हाथ चारपाई से बंधे हुए थे, पैरों से गर्दन तक एक चादर पड़ी हुई थी। डर के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सूबेदारनी कहने लगी कि ये जो कुछ तुम देख रहे हो जाकर मेरे भाइयों को बता देना। मैं इस कदर डर गया था कि मुझसे ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया। मैं भाग आया और सीधा अपने घर गया। दोपहर तक घर से निकला ही नहीं। कभी ख्याल आता कि सूबेदारनी ने जो कहा है उसके भाइयों को जाकर बता दूं, कभी ख्याल आता कि अपनी माँ को बता दूं। दोपहर के वक्त मेरे संगी खेलने के लिए आ गए और हम बाहर चले गए। खेलते खेलते पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया कि मैं सूबेदारनी के भाइयों के घर चला गया और उसके भाइयों रघुवीर और प्रकाश में से एक रघुवीर मुझे मिल गया। वो रोटी खा रहा था। जब वो फारिग हो गया तो मैंने उसे सारी बात सुना दी और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से भाग गया। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। कई दिन से मैं डेरे पर नहीं गया और फिर मुझे पता चला और आपने भी बताया है कि किसी ने जसवंत को मार दिया है। इस लड़के का बयान मेरे लिए बहुत बड़ी मुखबिरी थी। मैंने इसे सिपाही के साथ उसके घर भेज दिया और खुद शंकर को बुलवा लिया। शाम का अंधेरा इस वक्त गहरा हो चुका था जब मैं और शंकर घोड़ों पर थाने से निकले। हमने महेश्वरी के भाइयों के घर छापा मारना था। इस लड़के ने मुझे जो बात बताई थी उसके बाद मैंने शंकर को घर से बुलवाकर उसे सारी बात सुनाई और उसे कहा कि महेश्वरी के भाइयों का ठिकाना मालूम करो। शंकर ने इसी औरत से सुनगुन ली और अब हम उसी तरफ जा रहे थे। मैंने थाने से कोई लाव लश्कर नहीं लिया था बल्कि 3-4 सिपाही लिए थे। शंकर ने से मुझे जो जगह मालूम हुई वो 12 मील दूर थी। इस ज़माने में जब सड़कें ज़्यादा थीं न ही देहात में बिजली थी। रात के वक्त 10-12 मील का सफ़र बहुत ज़्यादा मालूम होता था, बल्कि मुझे इसका कई बार तजुर्बा हो चुका था, इसलिए मुझे तो ज़्यादा परेशानी थी और न ही खौफ। लेकिन शंकर की आवाज़ घबराई हुई थी। उसने कभी रात को घुड़सवारी नहीं की थी। रास्ता देखा भाला हो तो अच्छे घोड़े पर कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। जगह यानी रास्ता आसान हो तो वक्त ज़्यादा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा कि हम पता नहीं कब के घोड़ों पर सवार हैं। गांव पर गांव निकलते जा रहे थे। अंधेरे में घरों के हेवले, भौंकते कुत्ते, चौकीदारों की लालटेन और आवाज़ें। इस वक्त ये सब कुछ नजर आता या आवाज़ आती जब हम किसी गांव के पास से गुजरते। शंकर कहने लगा कि उसने ये गांव सिर्फ एक बार देखा था जब वो कई साल पहले दवा लेने के लिए इस गांव में हकीम साहब के पास आया था। गांव की एक निशानी उसे याद है कि एक बहुत चौड़ा पाया, वो कच्चा रास्ता जो गांव के अंदर जाता है और इसके शुरू में पीपल के 3 बहुत बड़े बड़े दरख्त एक दायरे की शक्ल में उगे हुए हैं। उस वक्त तक जितने गांव से हम गुजरे थे इनमें किसी जगह ऐसी निशानी नजर नहीं आई थी। इसका मतलब यही था कि हम रास्ता भूल गए थे। घोड़ों को थकाने की बजाय मैंने सफ़र रोक दिया और सबसे कहा कि नीचे उतर आओ। हम इस वक्त एक बस्ती के करीब ही थे। कोई 1 मील के फासले पर बिल्कुल दिए की तरह एक रोशनी नजर आ रही थी जो चल रही थी। गीदड़ों की आवाज़ों के साथ निहायत हल्की इंसानी आवाज़ आ जाती थी जैसे कोई चौकीदार बोल रहा हो। मैंने एक सिपाही से कहा कि अगर ये कोई चौकीदार है तो जाकर इससे पता करके आओ कि वो गांव किस तरफ है जहां हमने जाना है। शंकर भी इस आदमी के साथ ही चला गया। वो घोड़ों पर निकल गए। कुछ ही देर बाद वो वापस भी आ गए। शंकर कहने लगा कि हम 2 गांव आगे निकल आए हैं, पीछे जाना होगा। हमने उस तरफ रुख कर लिया जिधर से आए थे। एक बस्ती गुजरने के बाद दूसरी आई तो मुझे वो दरख्त नजर आ गए जो मेरे दाएं तरफ थे। मैंने घोड़ा इनके पास ला खड़ा किया। ये दायरे में उगे हुए पीपल के 3 दरख्त थे जिनके साथ वो चौड़ा रास्ता गांव की तरफ जा रहा था। हम में से किसी ने भी महेश्वरी के भाइयों का गांव नहीं देखा हुआ था, इसलिए किसी को उनके घर का पता नहीं था। इस वक्त हम किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाकर ये मालूम नहीं कर सकते थे कि जिस घर में हमने जाना है वो कौन सा है। इसके लिए चौकीदार ही मदद कर सकता था और इसी उम्मीद के साथ हम गांव में दाखिल हो गए।
यहाँ चौकीदारी का निज़ाम बहुत अच्छा था। हम गांव के पहले घर के पास ही पहुंचे थे कि चौकीदार लालटेन लेकर चक्कर लगाता हुआ हमारे पास आ खड़ा हुआ। एक सिपाही ने आगे होकर अपना और हम सबका बताया और मेरी तरफ इशारा किया। चौकीदार ने पास आकर प्रणाम के लिए हाथ उठा दिए। मैंने उसे अपनी मुश्किल बताई। वो सर खुजाने लगा और सोचकर बोला कि यहाँ रघुवीर और प्रकाश रहते हैं, जिनका एक बिनोई फौज में था। मैं आपको उनका घर दिखा देता हूँ, आप खुद ही इनसे पूछ लें। वो हमें गांव की तरफ ले गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे ख्याल आया कि घोड़े यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन घोड़े यहाँ कहाँ रखे जाएं। मैंने शंकर और एक सिपाही को साथ लिया और हम चौकीदार के साथ चल पड़े। गलियों से घूमता घुमाता चौकीदार हमें एक मकान के सामने ले गया और उसने खुद दरवाजे को खड़काया। काफी देर बाद एक आदमी दरवाजे की तरफ आता सुनाई दिया। उसने अंदर से कुंडी गिराई और एक पट खोलकर खड़ा हो गया। उसके सामने चौकीदार था, जिसके पीछे हम खड़े थे। वो पूछने लगा, महंता क्या बात है और ये आदमी कौन है? महंता, चौकीदार कहने लगा कि तुमसे ही मिलना है उन्होंने। इनको अंदर ले जाओ, घबराओ नहीं रघुवीर। महंता, पता नहीं तुम किन आदमियों को मेरे पास ले आए हो। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ उठाया ही था कि मैंने चौकीदार को एक तरफ हटाया और रघुवीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया और घर के अंदर घुस गया। मेरे पीछे शंकर और सिपाही भी आ गए। महंता भी अपने चक्कर पर जाने की बजाय मेरे साथ ही अंदर आ गया था। अंदर सहन में चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर चादरें लिए दो आदमी पड़े थे। हमारी आवाज़ सुनकर इनमें से एक उठ बैठा और ऊंची आवाज़ में बोला, रघुवीरे, क्या बात है, कौन है ये आदमी? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि चौकीदार कहने लगा, प्रकाश, कोई नहीं, खैर है। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और उसने सिरहाने रखी हुई डांग की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे उसका इरादा अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि वो डांग पर हाथ डालता, मैं छलांगे मारकर उसके सर पर जा पहुंचा और मेरे जोरदार मुक्के से वो घूम गया। उसे मुक्का पड़ते देखकर रघुवीर शंकर से लिपट गया और उसे मारने लगा। चौकीदार ने लालटेन जमीन पर रख दी और छुड़ाने लग गया। मैंने प्रकाश को मुक्कों और ठुड्डों पर रख लिया। सिपाही ने रघुवीर की तबीयत साफ कर दी। अब वो दोनों जमीन पर पड़े हुए हाँफ रहे थे। अब तीसरा आदमी भी उठकर चादर लपेटे चरपाई पर बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ लपका, लेकिन पास जाकर रुक गया, क्योंकि ये एक औरत थी। शंकर मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने हैरत से इस औरत की तरफ देखा। उसके मुंह से हैरानगी से महेश्वरी का नाम निकला। अचानक रघुवीर ने उठकर भागने की कोशिश की। मैं उसके पीछे लपका और उसे दरवाजे पर जा लिया। सिपाही ने फुर्ती दिखाई और प्रकाश को पकड़ लिया। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे रस्सी दो, इनकी मुश्कें बांधना है। उसने कंधे पर पड़ी हुई चादर मेरी तरफ फेंक दी। मैंने शंकर से कहा कि रघुवीर को बांध लो। इससे फारिग होकर मैंने प्रकाश को बांधा, लेकिन इन्हें थाने ले जाना जरूरी था। मैंने चौकीदार से कहा कि किसी सवारी का इंतजाम करो। वो जाकर नंबरदार को भी ले आया और सवारी को भी। मैं तीनों को थाने ले आया। थाने में एक रात और एक दिन रखने से पहले रघुवीर से पूछगछ की तो वो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। प्रकाश और रघुवीर बहुत चालाक साबित हुए। न इन पर मार असर करती और न ही वो मेरी किसी बात में आते थे, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि मेरे पास क्या हथियार है। मैंने तंग आकर इस लड़के को बुला लिया, जिसने इन्हें महेश्वरी के तूड़े वाले कमरे में होने की इतला दी थी। मैंने रघुवीर को हवाला से निकालकर अपने कमरे में बिठाया और इस लड़के को उसके सामने कर दिया। वो इसे देखकर पीला जर्द पड़ गया और समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने उसके सामने लड़के से पूछा कि यही महेश्वरी का भाई है ना, और तुमने इसी को जाकर बताया था ना कि महेश्वरी जसवंत के डेरे पर तूड़ी वाले कमरे में कैद की हुई है। लड़का रघुवीर के सामने कहने लगा कि ये बात ठीक है, मैंने इस आदमी को महेश्वरी की बात जाकर बताई थी और उसने मुझे कहा था कि मैं जाऊं। ये महेश्वरी का भाई है और महेश्वरी ने मुझे इसी के पास भेजा था। मैंने लड़के के इतना कहने के बाद उसे वहां से भेज दिया और रघुवीर से कहा कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। महेश्वरी मुझे बता चुकी है कि तुमने और प्रकाश ने मिलकर जस्सू को मारा है। मेरा ये वार रघुवीर ने बेकार कर दिया। वो कहने लगा कि महेश्वरी झूठ बोलती है और लड़का भी झूठ बोल रहा है। रघुवीर सच जान था। मैं समझ गया कि वो इस तरह नहीं मानेगा। मैंने उस पर तवज्जो खत्म कर दी और महेश्वरी को पकड़ लिया। महेश्वरी ने बड़ी दर्दनाक बात बताई। ये जसवंत सिंह मेरी बेटी नंदा पर आशिक हो चुका था। इससे पहले इसने मेरे लिए धमकियां देनी शुरू भी कर दी थी, लेकिन नंदा ने
अकेले में जब इसने नंदा से कहा कि वो अपनी माँ को मना ले तो उसने साफ जवाब दे दिया कि मेरी माँ को मना लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस पर जसवंत ने फिर मुझसे पूछा। मैंने इनकार कर दिया। मैं इस बदमाश को रिश्ता नहीं दे सकती थी। मेरे इनकार पर जसवंत ने मुझे जान से मारने और नंदा को उठा ले जाने की धमकियां दी। मैंने ये बात अपने भाइयों को नहीं बताई थी। मैंने खामोशी से नंदा को ब्याह दिया। जब जस्सू को मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया। उसने एक रात मुझे उठा लिया और डेरे पर ले गया। वहाँ इसने, मैं बता नहीं सकती, समझ लें कि मैं इसी रात मर गई थी। सिर्फ जस्सू ही नहीं, उसका एक कोई यार भी, जिसे वो गामी कहता था। पता नहीं मैं कितने दिन और सूली पर चढ़ती कि गांव का एक लड़का इस कमरे तक आ गया जहां मैं कैद थी। मैंने उसके हाथ भाइयों को पैगाम दिया। इसी रात मेरे दोनों भाई मुझे निकालने आ गए। जस्सू और गामी दूसरे कोठे में शराब पी रहे थे। मेरे भाई मुझे निकाल कर ले गए और इस गांव ले गए जहां मेरे चचा का मकान है और जहां से आपने मेरे भाइयों को पकड़ा है। जब हम चले गए तो मेरे भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि अब जस्सू को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मैं इन्हें मना करती रही, लेकिन एक दिन जस्सू के कत्ल की खबर मैंने भी सुन ली। महेश्वरी के इस बयान के बाद कोई शक बाकी नहीं रह गया था। प्रकाश मुझे कमज़ोर लग रहा था। मैंने इसे अच्छी तरह मरवाया, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा, और फिर उसने बता दिया कि जसवंत को उन्होंने कैसे कत्ल किया। हमारी बहन के साथ जसवंत ने जो कुछ किया था, इसकी कम से कम सज़ा भी उसका खून ही हो सकती थी। महेश्वरी को उसके डेरे से निकाल लाने के बाद मैंने और रघुवीर ने जसवंत के कत्ल की बात पूरी कर ली। इसके बाद बदमाशों का ठिकाना होता था, इसलिए हमें घर के भेदी की ज़रूरत थी, और प्रीतम से बड़ा भेदी और कौन हो सकता था। इस आदमी की एक ही कमज़ोरी है और वो है पैसा। हमने जस्सू के गांव में अपनी 3 किले ज़मीन बेच दी और पैसा प्रीतम के हवाले कर दिया। इसके साथ ये सौदा हुआ था कि जस्सू के खाने में धतूरा मिला दे, इसके बाद हम उसे संभाल लेंगे। धतूरा रघुवीर लेकर आया था। प्रीतम इंतज़ार करने लगा कि गामी वगैरह डेरे से जाएं और जस्सू अकेला हो। वो खाना लेकर डेरे पर जाता तो हम ज़रा फासले पर उसके साथ होते। एक दिन जस्सू अकेला ही था। प्रीतम को भी मौका मिल गया और हमें भी। धतूरा खाकर जस्सू बेजान हो रहा था कि हम उसके सर पर नाजिल हो गए। मेरे पास कुल्हाड़ी और रघुवीर के पास टोका था, और फिर हम जैसे पागल हो गए। प्रीतम बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग गया। प्रकाश का बयान सुनकर मैंने सिपाही साथ लिए और तपारों के घर जाकर प्रीतम को पकड़ लिया। इसके बाद की कार्रवाई सारी की सारी थाने में हुई। मैंने प्रकाश के साथ जाकर वो कुल्हाड़ी और टोका बरामद किया जो उन्होंने जस्सू के डेरे पर ही एक रोड़ी कूड़े और गोबर के ढेर पर फेंक दिया था। रघुवीर और प्रकाश जसवंत के कत्ल में और प्रीतम जुर्म में मदद देने पर सजा पा गए थे। दोनों भाइयों को उम्र कैद हो गई थी। तपारो इंतजार करता रहा कि दोनों भाई आए तो अपने बेटे का बदला ले। पता नहीं इसकी ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं, क्योंकि मैं कुछ देर बाद वहां से तब्दील हो गया था।